नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। 70 बीपीएससी और उसके मेंस के रिगार्डिंग में ये अगला वीडियो होगा जिसमें हम लोग आईआर के इंटरनेशनल रिलेशन के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि इसका सोर्स क्या होना चाहिए और किस प्रकार से किस किस डायमेंशन में इसको पढ़ना चाहिए। आज टॉपिक मैं बता दूंगा और जल्द ही जितने टॉपिक मैं बताऊंगा उन सभी के वीडियोस भी आएंगे जिससे आप पढ़ के एग्ज़ाम में जाएं और आपका एग्ज़ाम में 2 सवाल जो होती है उसकी गारंटी हो जाए। 2 लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल आईआर से पूछा जाता है। 69 बीपीएससी का पेपर देखेंगे या फिर 68 का देखिएगा, 67 का देखिएगा। सभी एग्ज़ामों में आज तक आईआर से रिलेटेड सवाल गारंटेड पूछे ही गए हैं। मैं कुछ सवाल भी आपको दिखा दूंगा और उसके बाद आपको सोर्स भी बता दूंगा कि कहाँ से इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी टॉपिक नोट डाउन करके रखिएगा। इसका पीडीएफ देना मुश्किल होता है मेरे लिए, इसलिए आप टॉपिक को नोट डाउन ही कर लेंगे शुरू से अंत तक तो सही रहेगा। ये 69 बीपीएससी का पेपर है। ज़रा सवालों को देखिएगा, उसके बाद से आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और उसे किस तरह से हल करना होता है। आईआर से मिनिमम 2 सवाल पूछे जाते हैं जो आपको लिखने होते हैं। करंट अफेयर है, दरअसल में सिलेबस क्या है, करंट अफेयर है, जिसमें मैक्सिमम करंट अफेयर का हिस्सा जो होता है वो राष्ट्रीय स्तर का ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 सवाल आपको लिखने होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मणिपुर संघर्ष के बारे में, मणिपुर में जो हिंसक संघर्ष चल रहा है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। और दूसरा जो है वो G20 के बारे में पूछा गया है कि G20 के बारे में ये बताना था कि भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुदैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार के रूप में पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत के G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका और इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होती है, ये आपको बताना है कि भारत ने वैश्विक सहयोग को लेकर G20 में किस प्रकार से पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए इसमें अपने फैसले लिए और दिल्ली डिक्लेरेशन को सफलतापूर्वक पारित करवाने में सफलता हासिल कर ली। इसके बारे में इसमें लिखना था। आपको ये बताना था कि अफ्रीकन यूनियन जो इतना बड़ा सा अफ्रीका के इतने सारे देशों का एक संगठन है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संगठन में से एक है, इसको G20 में जगह भारत के कारण ही मिला है। और भारत की अध्यक्षता में जब भारत में बैठक हुई है उसी दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में जगह मिल पाया है। इसके साथ ही दक्षिण सहयोग वगैरह की भी चर्चा करनी थी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आईआर तो नहीं है, अगला एक ही सवाल था इसमें, लेकिन दूसरा जो इसका पक्ष था ना वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आपको लिखना था। कौन सा है वो, उसमें थोड़ा सा ही हिस्सा है, दरअसल में है ही अपना देश लेवल का क्या है तो सवाल है, राष्ट्रीय करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन इसमें आपको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी लिखना था। देखिए चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूछा गया है। भारत की उभरती हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति, अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीद उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है, वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्य व भूमिकाओं का विवेचन कीजिए। 69 बीपीएससी पहला बीपीएससी था जिसमें आईआर से ज़्यादा देश लेवल के जो करंट हैं उनको प्रमुखता से पूछा गया है। 68 बीपीएससी में 2 सवाल थे, 67 बीपीएससी में भी 2 सवाल थे जिसको लिखना कंपलसरी था। 66 बीपीएससी में 3 सवाल पूछे गए थे, 65 में भी 2 सवाल पूछे गए थे। आप देखेंगे पिछले वर्षों का तो मिनिमम 2 सवाल ज़रूर होता है, गारंटेड होता है, जहां से आएगा ही आएगा। बहुत लिमिटेड टॉपिक होता है और आपका लॉन्ग फॉर्मेट एक तैयार हो जाता है, तो इसलिए आईआर को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है। हो सकता है इस बार यहाँ पर इसरो दिया हुआ है, अगली बार यहाँ पर यूएन से जुड़े हुए सवाल पूछते हमसे, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है आईआर, इसलिए इसके सारे टॉपिक को तैयार करके जाना है। क्वेश्चन आपने देखा किस प्रकार के लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको दिखाया है। और क्या होता है तो कभी कभार छोटे आंसर में भी आईआर के सवाल पूछ लिए जाते हैं शॉर्ट आंसर में, लेकिन वो इंटरनेशनल रिलेशन नहीं होता है। दुनिया की किसी बड़ी संगठन का कोई रिपोर्ट आता है तो उससे शॉर्ट आंसर में ये लोग पूछ लेते हैं, उससे शॉर्ट आंसर में पूछ लेते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये मैंने पढ़ाया था, ये किसका है तो ये है आपका वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का।
लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है, उसी का ये रिपोर्ट है जो जारी करता है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये पिछले साल आया था और उससे सवाल पूछा गया है। ये IR का करंट है, हालांकि इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में भी रहता है। तो ग्लोबल लेवल के कुछ बड़ी जो संस्थाएं हैं, जैसे ILO हो गया, UN हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनके रिपोर्ट से जुड़े हुए शॉर्ट आंसर में सवाल पूछे जाते हैं। एक करेंट अफेयर का सेक्शन हो गया, और अगर इसमें बृहद सवाल पूछा जाता है तो रिलेशन से सवाल पूछा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन से। अब ज़रा टॉपिक को देखते हैं, एक एक करके नोट डाउन करते चलिएगा, सही रहेगा आपके लिए। सबसे पहला टॉपिक कौन सा हो जाएगा? तो अभी US में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ है, तो US इंडिया रिलेशन जो है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये हर साल पढ़ना पड़ता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ, इसको आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक में, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सभी टॉपिक के लिए कॉमन होगा। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि हमारे संबंधों का इतिहास क्या रहा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लॉन्ग फॉर्मेट में 2-4 लाइन में आपको ये लिखना होता है। उसके बाद से क्या लिखते हैं कि हम दोनों के संबंध में कौन सी संभावनाएं विद्यमान है। संभावना विद्यमान है, कौन कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। क्या हमारा कोई कॉमन शत्रु है, क्या कॉमन हम लोगों का कोई ऐसा है जिसके कारण से हमारा रिलेशन मजबूत क्यों है, क्या कारण है कि भारत और US का रिलेशन मजबूत है। चीन एक फैक्टर हो सकता है, लोकतंत्र एक फैक्टर हो सकता है, भारतीय डायस्पोरा एक फैक्टर हो सकता है। और क्या पढ़ते हैं, तो हम दोनों के रिलेशन में कौन कौन सी चुनौतियां देखी जा रही है। ये 4 ऐसे डायमेंशन होते हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले इतिहास पढ़िए, वर्तमान का रिलेशन कैसा है ये पढ़िए, उसके बाद से कॉमन मित्र, कॉमन शत्रु वगैरह, जिसके कारण से हमारा रिलेशन क्यों है भारत US का रिलेशन मजबूत, या क्यों हुआ है मजबूत, उसके कॉज क्या है, कारण क्या है, वो पढ़ना पड़ता है। और संबंधों में वर्तमान में चुनौतियां कौन सी है ये पढ़ना पड़ता है आपको। पहला इंडिया US हो गया रिलेशन। दूसरा टॉपिक कौन सा हो जाएगा? भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देश जो हैं इसका रिलेशन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन उतार चढ़ाव देखा गया है, तो भारत बांग्लादेश संबंधों को आप पढ़ सकते हैं। भारत और मालदीव का जो संबंध है ये भी पूछा जा सकता है। भारत मालदीव संबंध भी चर्चा में रहता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 2 ही है मुख्य रूप से। अभी भारत नेपाल चर्चा में अगर आएगा अप्रैल से पहले तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर भारत पाकिस्तान चर्चा में आ जाता है तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए कौन सा है, तीसरा टॉपिक है भारत और रूस संबंध। क्यों भाई? क्योंकि रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, सभी तरह के स्थितियों में हमारे साथ रहता है। और भारत और रूस का संबंध आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। आज़ादी के पश्चात से ही हमारे संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो भारत और रूस का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है एक दूसरे देशों के लिए, क्या क्या इसमें संभावना मौजूद है, क्या क्या चुनौतियां देखी गई हैं। जैसे चीन का फैक्टर एक चुनौती बन रहा है भारत और रूस के संबंध में, ये तीसरा हो गया। और चौथा कौन सा हो सकता है? एक और हो सकता है इसमें कि भारत और रूस के संबंध वर्तमान में क्या है, वर्तमान में किस तरह का है, जिसमें आप क्या बताते हो कि रणनीतिक रूप से हमारा संबंध किस प्रकार का है, आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा संबंध किस प्रकार का है। उसके बाद से आ जाता है कि सोशल और कल्चरल दृष्टिकोण से किस प्रकार का है, और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से किस प्रकार का है। पॉलिटिकल में आप बता सकते हो कि दोनों देश जो हैं ये ब्रिक्स संगठन में साथ में हैं। इसके अलावा किस में साथ में हैं? SCO में भी साथ में है दोनों संगठन। और भारत, चीन और रूस का संगठन है, इसको RIC कहा जाता है, रूस, इंडिया, चाइना, इसमें भी दोनों साथ में हैं। इस प्रकार से आपको बताना पड़ता है। ये 4-5 डायमेंशन हो जाते हैं। तो तीसरा टॉपिक था भारत और रूस का संबंध। चौथा टॉपिक कौन सा है, जल्दी जल्दी करवा लेंगे क्योंकि समय नहीं बर्बाद करना इन सब में। भारत और इजराइल का संबंध है, भारत और इजराइल का रिलेशन है। क्यों है? क्योंकि इजराइल चर्चा में रहता है, हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट के कारण से चर्चा में रहता है, इसलिए इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पांचवा कौन सा है टॉपिक? तो भारत और क्वाड है। भारत और क्वाड है, क्वाड है, QUAD है, क्वाड, क्वाड्रिलेटरल जो डायलॉग है 4 देशों के बीच में, जिसमें भारत है, जापान है, अमेरिका है और कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 4 देशों का ये संगठन है, ये हाल ही बनाया गया है। BPSC में एक बार इससे सवाल पूछा गया है। भारत और क्वाड जो है ये आपसे पूछ सकता है। छठा टॉपिक है भारत और चीन का रिलेशन। क्यों है ये टॉपिक छठा, क्यों इम्पोर्टेंट है?
क्योंकि हाल ही में हमने सीमा विवाद को हल किया है और भारत और चीन का संबंध जो है उतार चढ़ाव इसमें होता ही रहता है, उतार चढ़ाव होता ही रहता है, इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये माना जाता है भारत और चीन का रिलेशन। 7वां नंबर टॉपिक है भारत और G20, क्योंकि G20 की बैठक हाल ही में होने वाला है, इस साल होगा और पिछले साल ही हुआ था, इसीलिए 69 BPSC में पूछा गया है। कुछ दिनों के पश्चात होगा अगली बार जहां पर बैठक होना है वहां पर भारत और G20। वैसे भी G20 आपको पढ़ना है किसके लिए, IR के लिए, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगला जो टॉपिक है 8वां वो कौन सा है, वो है आपका भारत और अरब देश। अरब देश क्यों, हाल ही प्रधानमंत्री जी ने कतर की यात्रा की, उससे पहले प्रधानमंत्री से पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कतर की यात्रा की थी और कतर में भारत के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया। इंडियन नेवी के कुछ सैनिक थे जिनको बंदी बनाया गया था। भारत और कतर का रिलेशन शानदार रिलेशन का उदाहरण है। भारत सऊदी अरब का, भारत UAE का, इन सभी के साथ हमने रिलेशन को काफ़ी प्रगाढ़ किया है, बहुत मजबूत किया है पिछले 10 वर्षों में। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हाल ही में चर्चा में रहा। अब रिलेशन अगर पढ़ना चाहें तो भारत और कतर का रिलेशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरे स्थान पर आएगा भारत और UAE का रिलेशन, भारत और UAE का रिलेशन दूसरे स्थान पर आएगा। अगला जो टॉपिक है आपका वो कौन सा है, भारत और ईरान का टॉपिक है, भारत और ईरान का टॉपिक है। भारत और ईरान का रिलेशन जो है ये 9वां टॉपिक होगा। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाबहार को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर काम फिर से शुरू कर दिया है और ईरान के थ्रू हम लोग अफ़गानिस्तान में फिर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान की सत्ता आने के बाद लोगों को लग रहा था कि भारत का सारा निवेश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान के साथ भी हमने अच्छे रिलेशन कायम करने धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। तो भारत और अफ़गानिस्तान भी इसमें आ जाएगा, भारत ईरान जब भी पढ़ेंगे तो। इसके अलावा कौन सा टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा कुछ टॉपिक आपको अलग से IR पढ़ना पड़ता है जो हमेशा ही चर्चा में रहता है। जैसे UN के बारे में पढ़ना पड़ता है, UN की प्रासंगिकता क्या है, बस इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है इजराइल और हमास का जो वॉर चला है, इसके क्या परिणाम हुए हैं, इसके क्या परिणाम हुए हैं, इसका क्या परिणाम हुआ है, क्या परिणाम हुआ है। I2U2 की चर्चा इसी में आपको मिल जाएगा। तीसरा जो टॉपिक है आपका वो कौन सा है, तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है, इसका क्या परिणाम हुआ है, परिणाम किसके पक्ष में, तो भारत के पक्ष में इसका क्या परिणाम हुआ है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या परिणाम हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 9वां टॉपिक के बाद 10वां टॉपिक एक और है जिसको कहा जाता है ब्रिक्स और SCO। ये वो टॉपिक है जिससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है और ये इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर इसको आप कंक्लूड करें तो संगठन कितने ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है, संगठन कितने ऐसे हैं जो आपको पढ़ना है, तो एक ब्रिक्स हो गया, एक SCO हो गया, इसके बाद एक क्वाड हमने डिसाइड किया है, और एक G20 हो गया। ये 4 ऐसे संगठन हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है, डिटेल में पढ़ना होता है। जो आप इजराइल का रिलेशन पढ़ेंगे तो I2U2 उसी के साथ आ जाएगा। I2U2 अभी भी अपने पीक पर नहीं पहुंच पाया है, नाम का एक संगठन जरूर बन गया लेकिन कोई काम नहीं किया अभी उसने। तो 4 ऐसे संगठन हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ता है। अगर UN को मिला लेंगे तो 5 ऐसे संगठन हो जाएगा। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं, उसके बाद सोर्स पर आ जाएंगे। US इंडिया रिलेशन पढ़ना है, भारत और उसके बाद पड़ोसी देश हमारे जिसमें भारत बांग्लादेश का रिलेशन, भारत मालदीव का रिलेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, चर्चा में रहते हैं ये। भारत और रूस का रिलेशन है, उसके बाद भारत और रूस का रिलेशन है जिसमें रणनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और कल्चरल दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से हमें पढ़ना पड़ता है। भारत और इजराइल चर्चा में रहता है, इसको पढ़ना है हमें। भारत और क्वाड को पढ़ना है। भारत चीन का रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, जिसमें सीमा विवाद और आर्थिक रूप से हम दोनों देशों के रिलेशन बहुत अजीब हुए, सीमा पर हमारा विवाद चलता रहता है और आर्थिक रूप से दोनों के संबंध खूब मजबूत हैं, जिससे भारत व्यापार घाटा उठा के भी व्यापार करता है चीन के साथ में। फिर भारत G20 पढ़ना है, भारत और अरब के देश जिसमें भारत कतर और भारत UAE है, और भारत और ईरान का रिलेशन हमें पढ़ना पड़ेगा। ये है अपने टॉपिक मुख्य। उसके बाद से एक टॉपिक है ब्रिक्स और SCO, ये हमें पढ़ना है। क्या इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है? देखिए आज कितना तारीख है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो तारीख है आपका 15 जनवरी 2025 ईस्वी। एग्ज़ाम है आपका अप्रैल 2025 में। इस बीच में मान लीजिए जैसे भारत और यूनाइटेड किंगडम का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है,
या भारत और यूरोप के कुछ देशों का, या भारत अफ्रीका, भारत साउथ अफ्रीका, भारत ऑस्ट्रेलिया, किसी के साथ भी, भारत कनाडा, किसी के साथ भी हमारे रिलेशन अगर उतार चढ़ाव होते हैं इस 3 महीनों के दौरान, तो वो आपका टॉपिक में ऐड हो जाएगा, क्योंकि आईआर में सबसे रीसेंट जो टॉपिक होते हैं उन्हीं से सवाल बनाए जाते हैं। ओके, आईआर का लेक्चर जल्द ही शुरू हो जाएगा और मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि इसका पढ़ें कहाँ से, सोर्स कहाँ से रखें। तो IR 365 आएगा, फरवरी माह में आएगा, विजन IAS का आता है, उसको आप रख सकते हैं। और मैं जो वीडियो लेक्चर लाऊंगा वो आप देखेंगे तो भी आपका हो जाएगा। आंसर राइटिंग भी वहाँ पर मैं आपको सिखा दूँगा। जब मैं GS1 अभी कंप्लीट करूँगा, सारे टेलीग्राम वाले ग्रुप में आंसर राइटिंग के लिए जोड़ना हो तो बताइएगा, तो उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि IR के क्वेश्चन जब लिखवाता हूँ तो किस प्रकार से उसको ट्रैक किया जाता है, किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाता है, क्या लिखना है IR में, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो वो आपको मैं उसमें सिखाऊंगा। तो 2 सोर्स हो सकता है, विजन 365 आएगा फरवरी के बाद, तो वो आप पढ़ सकते हैं IR वाला, जिसमें इन्हीं टॉपिक को पढ़िएगा, बाकी काफ़ी डिटेल रहेगा वो। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं, जो वीडियो लेक्चर आएगा अपने चैनल पर IR का, उसको आपको पढ़ना है। ओके, आंसर राइटिंग लॉन्ग फॉर्मेट में कीजिएगा। लॉन्ग फॉर्मेट में ही इसका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल ही इसमें पूछे जाते हैं। ओके, एक और टॉपिक है जो सबसे अंत में मैंने इसलिए बोला है ताकि बहुत कम संभावना है, हालांकि हमें ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारतीय विदेश नीति का जड़ है ये। जड़ जानते हैं, अगर ये वृक्ष है तो विदेश नीति का जड़ जो है वो यही है। इसको क्या कहा जाता है, नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारतीय विदेश नीति की शुरुआत, अब एक अगर स्टैटिक बुक पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ें, तो 12th का NCERT का जो दूसरा हिस्सा है ना, जिसमें भारत और विश्व की राजनीति है, यही नाम है NCERT, नई वाली पॉलिटी 12th NCERT में आप दिखेगा, वहाँ पर आपको स्टैटिक टॉपिक दिख जाएगा। अगर पढ़ना चाहें, बुक इंटरेस्ट हो IR में, तो उसको पढ़ सकते हैं। NBT पब्लिकेशन की भी बुक आती है एक IR को लेकर, कोई दत्त हैं उनकी बुक आती है, वो भी शानदार बुक है, मेरे पास है अभी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में एक ही सवाल पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है, नाम के बारे में। ये अंतिम टॉपिक होगा, इसके बाद वीडियो एंड कर लेंगे हम लोग, ज़्यादा लंबा नहीं करना है। कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, इसका क्या आज के समय में प्रासंगिकता है, क्या ये चीज़ आज भी प्रासंगिक है या नहीं है, क्या ये रेलेवेंट है कि नहीं आज के दौर में, यही पूछा जाता है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल पूछा जाए तो ये भारतीय विदेश नीति का क्या है, जड़ है, यहीं से उत्पन्न ही हुई है भारत की विदेश नीति। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं, NCERT पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको। वो बोलते हैं कि देश की संप्रभुता का मतलब होता है कि उसकी विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, ये स्वतंत्र और संप्रभु होना चाहिए, सॉवरेन और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बाकी तो सब इंटरनल पॉलिटिक्स है। उनका कथन ही है ये कि देश के अंदरूनी चीज़ें हैं जो हैं, ये तो इंटरनल पॉलिटिक्स है। ये तो कई सारे देशों को स्वतंत्रता होती है करने की, लेकिन बाहर का विदेश नीति अगर एक बार आपके हाथ से चला गया तो यानी कि सब कुछ चला गया। वो स्वतंत्र और इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए। ये किनका कथन है, पंडित नेहरू जी का है, NCERT में ही मिलेगा आपको। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वही संप्रभुता हमें दिलाता है, सॉवरेंटी देता है हमारे फॉरेन पॉलिसी को, कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी हमने रूस से तेल खरीदा और अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन रहे हमारे। ये किस प्रकार से संभव हो पाया, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के कारण ही संभव हो पाया है। उसके बाद से और क्या होता है, जैसे इजराइल हमास के युद्ध में अरब देशों के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे रहे और इजराइल के साथ भी अच्छे रहे, तो उसके पीछे भी एक ही कारण था, वो था नाम का, किसका, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ही कारण था। इसी के कारण से हम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ पाए। तो ये अंतिम टॉपिक था आपका। सारे टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं, सोर्स भी आपको बता दिया है। पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़िएगा वहाँ से, हालांकि मैं वीडियो में भी पढ़ाऊँगा आपको। ये IR के सारे टॉपिक है, इसका PDF मैं नहीं दे पाऊँगा, PDF काफ़ी बड़ा हो जाता है, 100-150 MB का हो जाएगा। यही मैं इसको बस भेजना होता है मुझे, 150-200 MB का हो जाएगा ये। उससे अच्छा होगा कि आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर ले। 10 ही तो टॉपिक थे यार, 5 मिनट लगते नोट करने में, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।